नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम दृष्टि की जो ऐसे के पेपर रवि सिहाग की हैं उनको जो है आज देखने वाले हैं। ये ऐसे का पेपर होगा, ठीक है, जिसे कि निबंध, ये निबंध का पेपर है रवि सिहाग की, ठीक है। तो इस पेपर को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आखिर में टॉपर्स जो हैं वो पेपर लिखते कैसे, ठीक है। सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या चीजें जो है वो निबंध के पेपर में जो है वो जरूरी होती हैं। मैं कॉर्नर पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, खंड बी का ये आंसर है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक किसी भी एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना होता है यूपीएससी में, ठीक है। तो रवि शहाग ने जो है उन्होंने जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इन्होंने दिया है, जिसका कि जो कि क्वेश्चन है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान व्यवहार, ठीक है। इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि रवि सिहाग की दृष्टि से ये आंसर जो है कैसा होना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने उस क्वेश्चन को कोड किया है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान। अब देखिए, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, एक कविता से अपनी जो है आंसर राइटिंग की शुरुआत की है, इस आंसर की शुरुआत की है, जो कि लिखते हैं कि समय मांगता है मुझे हिसाब, पढ़ो क्यों नहीं, नहीं है इसका मेरे पास जवाब। तुमने अपनी वर्जनाओं से काटी थी मेरी जिह्वा, मेरे होठों से सील दिए थे, मेरे कानों में जलता शीशा भी उखेड़ दिया था, तुम्हारी इन करनी पैर मेरे धमनिया में खोल रहा था दौड़ता लहू। समय के साथ इसका भी मैं दूंगा माकूल जवाब, मेरे जगह पड़ने पे मेरे बच्चे जरूर, ठीक है। तो ये एक तरीके के उन्होंने एक कोड किया हुआ है कविता को। उसके बाद ये लिखते हैं कि दलित विमर्श के लेखक द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां समाज के उस नग्न जो है यथार्थ को उछाड़ती है, जो कि बरसों से हमारे समाज में मौजूद रहा है। अपने आसपास के परिवेश पर नजर डालने पे हम पाते हैं कि सरकारी नौकरी के स्तर पर विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का प्रावधान है। स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं व अन्य श्रेणियों की न्यूनतम 1/3 आरक्षण रूपी वरीयता दी जाती है। बसों, ट्रेनों, कुल सीटों में महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों के लिए आरक्षित होती हैं। आम बोलचाल की भाषा में महिलाओं को तरजीह दी जाती है कि लेडीज फर्स्ट जैसे मुहावरे प्रचलित हैं। क्यों दान सिर्फ गरीबों को दिया जाता है, अमीरों को नहीं? यह प्रश्न है। मैंने कहा था कि इंट्रो में आप चाहें तो एक क्वेश्चन अपने से बना करके और उसकी भी जो है आप आंसर कर सकते हैं। तो इनका इंट्रो देखिए कितना सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा। पहले शुरुआत की अपनी एक कविता से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसे जो है एक क्योंकि असमान लोगों के लिए असमान और समान लोगों के लिए समान टाइप से क्वेश्चन था, तो इन्होंने एक आरक्षण के मुद्दे को भी सामने लाया, ठीक है। उसके बाद क्या उपयुक्त में सारे मामले समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या समानता का अधिकार फॉलो हो रहा है? क्योंकि आरक्षण किसी जो है एक तबके को दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीजें आप देखें कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है इन्होंने लिखा है। क्या समानता जैसे मूल्य भी पूर्णतः निष्पक्ष या अवाद रहित नहीं होते? इस प्रकार के जो है अपवादों का औचित्य क्या है? क्या साथ ही इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखिए आप, इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। सभी चीजों पे एक एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए कि सभी सवालों का जवाब मामूल विशेषज्ञ द्वारा दिया जा सकता है। दरअसल निबंध, अब देखिए, अब वहां से इंट्रो इनका खत्म होता है, यहां से इनकी बॉडी यानी कि मध्य भाग शुरू होता है।
कि दरअसल निबंध की विषय वस्तु में समानता और जिस मूल्य की बात की जा रही है उसका विकास आधुनिक युग में हुआ है, और प्राचीन समय में जहाँ की यूनान में देवी देवताओं, मानव, स्त्री, पुरुष, मालिक, दास जैसे अनेक श्रेणियां प्रचलित थी, वहीं भारत में ही वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप से जाति व्यवस्था के कारण एक और मनुष्य की श्रेणी क्रम विद्यमान था। वहीं नर नारी में असमानता विद्यमान थी। यह व्यवस्था प्राचीन से मध्यकालीन समांति समाज में द्रौपदी का चीलहरण की भांति बढ़ती जा रही है, किंतु आधुनिक युग में जॉन लॉक, वैथम जैसे जो है उपयोगितावादी विचारों, कार्ल मार्क्स जैसे विचारों की समानता पर विचार किया जाए तो वहीं फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांतियों से इसे मूल्य हेतु पुनः पूर्ण हुई। आगे चलकर इसे डायसी ने विधि के शासन के में संकलन कर दिया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान व्यवहार के लिए परिकल्पना की गई। यही व्यवस्था अमेरिका के दर्शन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून के समक्ष समानता के बजाय कानून द्वारा संचालित समता जो है जैसे विचारों का उद्गृत हुआ है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 14 में इसे लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसी सिद्धिकर्ता का अनुसरण किया गया है। अब देखें, अगर हम बात करें, इन्होंने एक प्राचीन से लेकर के जितने भी दार्शनिक हुए हैं सभी को इन्होंने कोड किया। मैंने क्या बताया था कि आप कोई भी महान व्यक्ति को कोड कर सकते हैं अपने निबंध के दौरान। इन्होंने ठीक वैसे ही पूरे प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक की सभी चीजों को संग्रहित कर लिया बहुत ही कुछ शब्दों में, ठीक है, यानी कि संक्षिप्त में और सटीक भी। अब देखिए इन्होंने फिर पैराग्राफ में क्या लिखा है कि सैद्धांतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक पक्ष पर चर्चा करने के बाद हम मूल प्रश्न को यह है कि असमानता के साथ असमान व्यवहार क्यों किया जाए। इन्होंने समानता की बात कर दी। अब मूल जो प्रश्न था उसमें जो बात कही गई है कि असमान के साथ असमान व्यवहार। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मैंने कहा था कि किसी भी जो महान पुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, उनके जब अंतिम में जी लगाते हैं तो आपकी जो है वो व्यवहारिक चीजें जो है आपकी लिखावट में छलकती है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा में की बहसों में दिया है। उनके अनुसार यदि हम एक समान मूलक समाज चाहते हैं, सकारात्मक भेदभाव अत्यंत आवश्यक है। उन्हें तर्क दिया कि यदि हम समावेशी और उन्नत प्रगतिशील लोकतंत्र चाहते हैं तो पिछड़े वर्गों यानी कि मूलतः अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हो रही है को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहित करना होगा, और उनके अनुसार चूंकि उनके साथ इतिहास के विभिन्न स्तरों पर भेदभाव रहा है, अतः इसकी पूर्ति के लिए ऐसा व्यवहार आवश्यक है। दूसरे स्तर पे उन्होंने कहा कि इतने समय के इतिहास में समस्त राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में भी उच्च वर्ग के पक्ष में स्थापित हो जाती है। इन संस्थाओं में असमान या निम्न वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह भी विद्यमान हो सकता है। अतः निम्न या पिछड़े वर्गों के विकास नहीं होगी तब तक जब वो राजनीतिक भागीदारी करें या नीति निर्माण में सहयोग करें। अब देखिए फिर पैराग्राफ उन्होंने चेंज करके क्या लिखा कि तीसरे स्तर पर असमान व्यवहार का कारण पिछड़ा वर्ग के शिक्षित करना है, क्योंकि कोई भी कानून या आदेश तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक में उसे प्रभावी बनाने के उपयोग में लाने की मांग निचले तबके द्वारा नहीं की जा सकती। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर आपको असमान से समान करना है तो आपको वहीं से पिछड़े वर्ग को शिक्षित करना होगा। अतः इस जड़ता या अजागरूकता की स्थिति को शिक्षा के द्वारा तोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर आप इस चीजों को तोड़ते हैं तो आपको शिक्षित करना होगा पहले पिछड़े वर्गों को, ताकि वो जो है ऊपर के वर्गों में के लेवल में आ सके। संस्कृत में पंक्ति है कि या विद्या सर्वा विमुक्तयः, अर्थात विद्या व्यक्ति को मुक्त करती है। यह इसी बात का परिचायक है, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने फिर से एक पैराग्राफ चेंज किया, उसमें इन्होंने बात कही कि इसी प्रकार से ये सभी तर्क, यानी कि जो इन्होंने पहले तर्क दिया, एक हर असमान व्यवहार पर लागू होते हैं और महिलाओं को विभिन्न संस्थाओं में दिए जा रहे आरक्षण वर्षों से उनकी जगरता और कैद अत्याचारों की पूर्ति के एक तरीका मात्र है। साथ ही राजनीतिक भागीदारी द्वारा, जहां की एक और उनमें स्वयं मूल्य, इसको अंडरलाइन उन्होंने किया है ताकि इस पे लोग ध्यान दें, की भावनाएं विकसित होती हैं, और वहीं दूसरी ओर नीति निर्माण में भी भागीदारी से वे ग्रामीण या शहरी महिलाओं की समस्याओं का निदान भी अधिक प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। इसका कारण है कि संवेदनाएं जो है, चाहे कितनी भी गहरी हो, स्वयं वेदना के समक्ष नहीं हो सकती। इसी प्रकार विकलांग को चाहे मानसिक रूप से विक्षिप्त या बच्चों हो या वृद्धा हो या सभी के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन योजना, आय समर्थ योजना, आरक्षण व मुक्त सेवाओं का प्रावधान करती है। तो इसके मूल में यही भावनाएं छिपी होती हैं कि प्राकृतिक अन्यायों की भरपाई के लिए कानूनी रूप से मानववादी कदम उठाए जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि हर मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। देखिए, हर बार इन्होंने हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं एक महान पुरुष के या जो हमारे महान व्यक्ति रहे हैं उनको कोड करने की कोशिश की है, ताकि ये इस बात पे वजन और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं कि अतः हर मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन व समानता पूर्वक समाज देने के लिए इस प्रकार का उपयोग आवश्यक है। हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भी नारी दशा को सुधार के लिए लिखे हैं कि योनि नहीं है ये नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वो रहे ना नर पर आश्रित। ठीक है। अंतिम प्रश्न यह है कि इस प्रकार के असमान व्यवहार या सकारात्मक भेदभाव औचोकित क्या है? क्या व्यवहार करना समानता के व्यवहार के विरुद्ध नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपने पुस्तक में यह विवेचन किया है कि वास्तविक मानव विकास या समावेशी विकास क्षमता निर्माण व अवसरों के विकल्प की बहुलता में है। समानता केवल शब्द नहीं, यह एक मूल्य के प्राप्ति है जिसकी प्राप्ति केवल ट्रिकल डाउन या टॉप डाउन अप्रोच द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि नीचे से सशक्तिकरण का प्रयास कर वन साइज फिट कॉल उपागम के बजाय बहु क्षेत्रीय राजनीति या वॉरम अप अप्रोच किया जाए। ठीक है। आज के समय में जितनी भी समस्या है, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की हो, आर्थिक असमानता के कारण जन जो है असंतोष हो या निर्जातीय संघर्ष, सभी समस्याओं का एक ही कारण है सापेक्षिक वचन की भावना। इसका तात्पर्य यह है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की तुलना में स्वयं को वाचना की स्थिति में समझाना। देखिए, ये एक अहम निबंध पूछा गया है और उनका अहम जो उनके आंसर को आप पढ़ेंगे तो अभी के टाइम में जो भी चीजें हो रही हैं उसी से रिलेटेड इनका आंसर है। आजादी के बाद हमने देश, चाहे उत्तरी पूर्वी लोग आंदोलन हो, नक्सलवाद की समस्या हो, इसका मूल कारण यह भी रहा है कि सरकार द्वारा अन्य विकसित क्षेत्रों में और अधिक विकास किया, जबकि अविकसित या पिछड़ा क्षेत्रों में अनदेखा कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि हिंसक संघर्ष, इस प्रकार के नक्सलवाद आंदोलन का कारण भी विकास की प्रतिक्रिया में समुचित व्यवहार न किया जाना था। इस प्रकार की महिलाएं जागरूकता आंदोलन, पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरणीय आंदोलन हो या नीचे राज्यों की मांग जैसे गोरखालैंड आदि,
अब सभी प्रमुख कारण में समानता की जो है मूल की उचित तरीके से स्थापना न कर पाना है। देखिए, ये सारे आंदोलन जो हुए हैं वो असमानता और समानता के कारण हुए हैं कि अन्य राज्यों से कहीं पे ऐसा हो रहा है कि पिछड़ी जातियों को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनको कि अन्य राज्यों की तुलना उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। इन्हीं सभी बातों पे जो है ये चर्चा इन्होंने किया है और इनका आंसर जो है इतना सटीक होते जा रहा है। अब चलिए और बात करते हैं कि कई आलोचनाओं व विश्लेषकों द्वारा परिकल्पना भी की जाती है कि अंबेडकर जी ने नहीं होते तो नक्सलवादी आंदोलन की तीव्रता बहुत अधिक होती। वो संपूर्ण देश में आज गृह युद्ध का देश जो है वो झेल रहा होता। अतः प्रगतिशील विचार का मूल्य औचित्य जो है समाज के स्थापित करना है और ना कि समानता की राह में अपवाद बनाना, क्योंकि हर हिंसात्मक संघर्ष होते हैं तो उसका परिणाम संपूर्ण व्यवस्था को नाश कर देता है। और यदि हिंसक संघर्ष के द्वारा निचले और असुविधा योगी वर्गों को सत्ता मिल जाती है तो वो जो है इस प्रकार के प्रतिशोधकता कार्यवाही और उन सुविधा योगी के वर्गों के खिलाफ रहेगा, जैसा कि फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति के बाद अभिजातीय वर्गीय लोग जो है फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। और थॉमस पिकेट ने अपनी जो है हालिया पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में भविष्य की परेशानियों को दूर करने के बाद असमानता को लेकर एक उपाय के रूप में करों की दर को बढ़ाने यानी कि अमीर वर्गों के लिए की वकालत की है। दिनकर जी की भी इन्होंने कोड किया उनकी एक पंक्ति को कि जब तक मनुष्य मुनज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित ना होगा कोलाहल, रन नहीं कम होगा। इस प्रकार आज समय में जहां एक और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है तो इन स्त्री लक्ष्यों का भी चीजें साझा की जा रही है, वह है समानता वो समावेशन। यदि इस समावेशी विकास का स्वप्न मूर्त रूप से पूरा होने की इच्छा रखती है तो पिछड़ी समानताएं जो है उन पे स्थित लोग का मुख्य धारा में लाना होगा और उनके लिए विशेष उपाय सृजन करने होंगे। बहु मॉडल जैसे गांधी का ट्रिस्पिक्स सिद्धांत, अंत्योदय से सर्वोदय सिद्धांत, ठीक है, अमृत सेन का क्षमता दृष्टिकोण, महबूब उल हक का अवसर व विकल्प बहुलता उपागम, जॉन रॉयस का न्याय सिद्धांत आदि सुनिश्चित सम्मिलित करके जो है विवेकापूर्ण उपयोग कर ही हमारे विश्व की एक और विकास के पथ पर हम अग्रसर कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आज विश्व के सम्मुख जो है मुख में लाए गए खड़ी बाधाओं पर भी हम पार कर पाएंगे। यहां भी हमें प्राप्त होता है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो हैं दिनकर जी ने वास्तविक शांति की जो है स्थिति को समानता की स्थिति में कहा है कि शांति नहीं तब तक जब तक मनुष्य मुनज का सब सम हो, ना ही किसी को बहुत अधिक हो ना ही किसी को बहुत कम हो। ठीक है, तो इन्होंने इस पंक्ति के साथ जो है इन्होंने अपनी जो निबंध है उसको कंप्लीट की है। और उसके बाद मैं बात करूं कि इनका जो सबसे आप नीचे की ओर आप देखेंगे इनकी जो इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष को लिखा है। देखिए कि अगर इन्होंने सभी के पुस्तक को इन्होंने कोड किया और उसके बाद इन्होंने ये निष्कर्ष लोगों को दिया कि आखिर में हम इन बुक से पढ़ के जो है हम इसके समाधान बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने शुरू में भी इन्होंने एक पंक्ति को कोड किया था और लास्ट में भी इन्होंने एक कविता को दिनकर जी की कविता को कोड किया, ताकि इससे क्या होता है कि आंसर आपका बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी बात कि आपको ये एग्जामिनर को लगता है कि नहीं ये बंदा जो है हर टॉपिक पे हर चीजों पे जो है इसने गहन अध्ययन किया है। ठीक है, तो इनका आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना जो कि शुरू की
शुरू की जो लाइन थी यानी कि इंट्रो था वो बहुत ही इनका अच्छा था। उसके बाद अगर हम बीच की बॉडी की बात करें, मध्य भाग की, तो इन्होंने दोनों मुद्दे को रखा, पक्ष भी रखा और विपक्ष भी इन्होंने रखा। और अंत में आपने देखा निष्कर्ष में कि इन्होंने काफी ज्यादा लेखकों के बुक को कोड किया और उसके बाद इन्होंने सबसे अंत में दिनकर जी की पंक्तियां लिख करके जो है इस अपने निबंध को समाप्त किया। तो ये होता है जिसकी वजह से लोग जो है नंबर काफी अच्छा मिलता है। और रवि सिहाग जी के नंबर जो है वो काफी हिंदी मीडियम से आईएएस उनका रैंक आया है और काफी टॉपर रहे हैं। 18वां रैंक था इस बार उनका यूपीएससी में। तो इस तरह की जो है हम लोग इनसे सीख करके जो है अपनी बीपीएससी में काफी अच्छा जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।